Assalamualaikum जी, hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the Law Session. आज का हमारा टॉपिक है इस्लामिक पर्सनल लॉ. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरी मुस्लिम. हर मुसलमान को इस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए. ये बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है बट आई हैव डिवाइडेड दिस सब्जेक्ट इनटू टू पोर्शंस, टू पार्ट्स. दो हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड कर दिया. फर्स्ट पोर्शन जो है वो एब्सोल्युटली किसी भी मुसलमान की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, जो कि ऑलवेज स्टार्ट होती है मैरिज से. शादी के बाद से जितने भी मामलात आते हैं वो उससे कनेक्टेड टॉपिक्स जो हैं वो इस पार्ट में आते हैं. फॉर इंस्टेंस, पहले शादी, उसके बाद डावर हक मेहर, दैट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ द मैरिज. फिर डिवोर्स आ जाती है, उसके बाद मेंटेनेंस आती है, इद्दत आती है और गार्डियनशिप आती है. हज़ानत, बच्चों की अगर फॉर इंस्टेंस तलाक हो जाए तो गार्डियनशिप किसके पास जाएगी. सो पहले पार्ट में ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे एंड सेकंड पार्ट में दैट इज़ एब्सोल्युटली रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी ऑफ अ मुस्लिम. कि एक मुसलमान की जो प्रॉपर्टी है वो कैसे डिस्पोज ऑफ की जाती है, कैसे उसकी डिस्पोजल होती है, कैसे वो किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र की जाती है, उसके कौन से मोड्स हैं. अब इसमें आ जाता है फर्स्ट वन हिब्बा, गिफ्ट, देन वसीयत, विल, थर्ड वन इज़ वक्फ एंड द लास्ट वन इज़ विरासत, इनहेरिटेंस. सो ये टॉपिक्स हम दो पार्ट्स में कवर अप करेंगे एज़ ब्रीफ एज़ पॉसिबल. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पोर्शन, फर्स्ट पार्ट ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ. नंबर वन, मैरिज. इस्लाम में शादी की, मैरिज की तीन काइंड्स बताई गई हैं: वैलिड, इर्रेगुलर और वॉइड. अब वैलिड मैरिज कौन सी होती है? वो मैरिज जिसमें जो पार्टीज़ हैं उनमें उनकी लीगल कैपेसिटी है, वो शादी करने के लिए अहल हैं. सेकेंडली, वहाँ पे टू विटनेसेस की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी है, दो गवाहों की मौजूदगी में हो रही है. थर्ड वन, ऑफ़र एक्सेप्टेंस, जिसको हजाबो कबूल कहते हैं, वो हुआ हो. सो ये जो सी मेन रिक्वायरमेंट्स हैं ये पूरी हो रही हैं. तो अगर इस मैरिज में किसी किस्म की रेगुलरिटी नहीं है तो वो वैलिड मैरिज है, वो सही मैरिज है. ये फर्स्ट काइंड थी. सेकंड वन, इर्रेगुलर मैरिजेस. अब ये वो काइंड है मैरिज की जो कि उसमें कुछ इर्रेगुलरिटीज़ हैं, कुछ बेज़ाब्तगी हैं, लेकिन अगर उनको रिमूव कर दिया जाए तो वो एक वैलिड मैरिज बन जाएगी. फॉर इंस्टेंस, एक औरत ने अपनी इद्दत के दौरान शादी कर ली, एक वक्त में किसी बंदे ने दो बहनों से शादी कर ली, गैर मुस्लिम से शादी कर ली. अब यहूदियों और ईसाइयों के साथ तो अलाउड है बट उनके अलावा किसी गैर मज़हब वाले बंदे से शादी कर ली, अगर वो बाद में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर वो ऑब्वियसली वो मैरिज वैलिड हो जाएगी. इसके साथ साथ अगर किसी बंदे ने को पाँचवीं शादी कर लिया, इस्लाम में 4 शादियाँ अलाउड हैं. सो ये सारी इर्रेगुलर मैरिजेज़ हैं जिनको बेज़ाब्तगियों को दूर किया जा सकता है. जब इनको दूर कर दिया जाएगा तो ये वैलिड मैरिज बन जाएंगी. थर्ड काइंड, वॉइड मैरिजेज़. अब ये वो मैरिजेज़ हैं जो कि सिरे से ही गलत हैं, जो कि कभी भी वैलिड नहीं बन सकती. फॉर इंस्टेंस, माँ बेटी से अगर एक वक्त में शादी कोई बंदा कर ले, ये वॉइड मैरिज है. आपके वो रिश्ते जो कि ब्लड रिलेशन है आपका, जिनके साथ जो प्रोहिबिटेड डिग्री में आते हैं, उनके साथ आप शादी कर लो, ये वॉइड मैरिज है, ये कभी भी वैलिड नहीं हो सकती. इसके बाद एक औरत एक वक्त में एक से ज़्यादा शादियां कर लें, ये भी वॉइड मैरिज होगी, ये कभी भी वैलिड मैरिज नहीं बन सकती. सो ये मैरिज की तीन काइंड्स हैं. अब यहाँ पे एक बात और मैं ऐड कर दूं कि जो शिया सेक्ट है उनमें इर्रेगुलर मैरिजेस का कोई कंसेप्ट नहीं है. वो कहते हैं या तो मैरिज वैलिड होगी या वॉइड होगी, उनके दरमियान उनमें ये इर्रेगुलर मैरिजेस वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. आफ्टर मैरिज, डावर, हक मेहर, दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द मैरिज. अब ये हक मेहर जो होता है इसकी फर्दर आगे दो काइंड्स हैं, स्पेसिफाइड एंड अनस्पेसिफाइड. स्पेसिफाइड को फिक्स्ड भी कहते हैं. अब इस स्पेसिफाइड जो डावर है, जो हक मेहर है, इसकी फर्दर आगे टू काइंड्स हैं. नंबर वन, मुवज्जल, जिसको डेफर्ड कहते हैं हक मेहर. अब इसमें ये हक मेहर फौरी क्लेम नहीं किया जा सकता है. ये या तो तलाक होने के बाद औरत क्लेम कर सकती है, या अगर खुदा न खास्ता उसके खावंद की डेथ हो जाए तो उसके बाद फिर वो ये हक मेहर क्लेम कर सकती है. इसको डेफर्ड कहते हैं, मुवज्जल हक मेहर. सेकंड काइंड ऑफ स्पेसिफाइड डावर इज़ मुअज्जल, प्रॉम्प्ट डावर.
ये वो डावर की किस्म है जो कि बीवी ने जब भी क्लेम करना है, औरत ने जब भी क्लेम करना है, उस स्ट्रेट वे उसको पे अप करना है, इसमें डिले नहीं होता। ये होता है कि जब भी औरत ने कह दिया कि मुझे मेरा हक महर दो, तो आपने उसका हक महर देना है। सो स्पेसिफाइड डावर, इसकी आगे दो काम है, प्रॉम्प्ट एंड डेफर्ड। नेक्स्ट जो डावर की मेन काइंड थी वो थी अनस्पेसिफाइड डावर। अब ये अनस्पेसिफाइड डावर वो होता है जो कि कभी तय नहीं किया जाता, शादी के टाइम पे थोड़ी देर बाद में उसको जाके तय किया जाता है, शादी से पहले या शादी के वक्त उसको तय नहीं किया जाता। इसको महर मिसल भी कहते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस के लिहाज से इसको तय करते हैं। फॉर इंस्टेंस शादी के वक्त तय नहीं हुआ, बाद में देखेंगे कि उसी ख़ानदान में जो और किसी खातून की शादियां हुई हैं उनका कितना कितना हक महर था, तो उस लिहाज से फिर इसको तय किया जाता है। सो ये था हक महर। इसकी दो मेन काइंड थी, स्पेसिफाइड एंड अनस्पेसिफाइड। अब कुछ बातें जनरल सी डावर से रिलेटेड मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ। अब हमें यहाँ तक ये तो क्लियर हो गया कि जो डावर है ये मैरिज से पहले भी फ़िक्स किया जा सकता है, मैरिज के वक्त भी किया जा सकता है और मैरिज के बाद भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, क्या इसको चेंज किया जा सकता है? अब यहाँ पे समटाइम्स कोर्ट में हमारे सामने केसेस आ जाते हैं, ख़ास तौर पे ये जो लव मैरिजेस वाले केसेस होते हैं, वहाँ पे अगर हक महर थोड़ा लिखा हो और तो वहाँ पे कोर्ट समटाइम्स उसको इंक्रीज़ कर देती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन। तो कोर्ट इंक्रीज़ तो कर सकती है, कम नहीं करती। एंड द लास्ट थिंग कि अगर तो निकाह हुआ है बट रुखसती नहीं हुई, जैसे हमारे यहाँ अक्सर होता है कि निकाह पहले कर देते हैं, कुछ अर्से बाद उसकी रुखसती करते हैं। तो अगर तो सिर्फ निकाह हुआ है और रुखसती नहीं और खुदा न खास्ता अगर डिवोर्स हो गई है, तो हाफ़ डावर हक महर पे करना पड़ेगा। बट अगर रुखसती, क्योंकि वहाँ पे तो ऑब्वियसली कंजमेशन ही नहीं हुई है मैरिज की, तो इस वजह से हाफ़ पे करना पड़ता है। बट अगर कंजमेशन हो जाए मैरिज की, तो फिर फुल डावर पे करना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ तलाक। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किन किन सूरतों में तलाक दी जाती है, हो जाती है, हस्बैंड कैसे तलाक देता है, वाइफ किन सूरतों में तलाक दे सकती है। सो ये सारा हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1, हस्बैंड कैसे तलाक देता है। ये राइट भी हस्बैंड का ही है तलाक देने का इस्लाम में। सो इस्लाम में दो किस्म की तलाक रिकग्नाइज़ की गई हैं। फर्स्ट वन इज़ बिद्दत एंड द सेकंड वन इज़ सुन्नत। अब बिद्दत तरीके से जो अब एक वक्त में किसी औरत को कोई बंदा 3 तलाक़ें दे दें, तो ये बिद्दत में आती हैं। 3 तलाक़ें एक साथ दे देना, तलाक़ सलासा जिसे हम कहते हैं, ये बिद्दत है। सेकंड काइंड है सुन्नत, कि सुन्नत तरीक़े कौन से। अब सुन्नत में भी आगे फर्दर डिवीज़न है दो की, एहसन तरीक़ा और हसन तरीक़ा। एहसन तरीक़ा क्या होता है? एहसन तरीक़ा ये होता है कि किसी बंदे ने किसी औरत को एक तलाक़ दी, फिर उसको छोड़ दिया। अब ये रजई तलाक़ है। इद्दत के दौरान अगर उसने रजू कर लिया, वेल एंड गुड। अगर रजू नहीं किया तो औरत आज़ाद हो जाएगी, तलाक़ हो जाएगी। अब यहाँ पे इद्दत के दौरान जब वो रजू करता है तो उसको निकाह की ज़रूरत नहीं है, और अगर वो इद्दत के बाद रजू करना चाहता है तो उसको निकाह करना पड़ेगा। लेकिन जब वो निकाह करेगा तो यहाँ पे हलाले का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हलाले की ज़रूरत नहीं है, वो स्ट्रेट वे उस खातून से दोबारा निकाह कर सकता है। ये था एहसन तरीका। एक तलाक दी, छोड़ दिया, इद्दत के दौरान रजू किया, वेल एंड गुड। अगर नहीं किया तो बाद में करना है तो फिर निकाह करेंगे और हलाले की ज़रूरत नहीं है। सेकंड तरीका है हसन तरीका। बेस्ट वन ये एहसन था, दूसरा ये हसन। ये भी अच्छा है। इसमें क्या होता है, एक तलाक दो, फिर महीने बाद दूसरी तलाक दो, फिर तीसरी तलाक। जब 3 तलाक़ें इस तरह वक्फे से दी और रजू नहीं किया, 3 तलाक़ें कंप्लीट हो गई और तलाक हो जाएगी यहाँ पे। अब सेकंड, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये 2 बातें और कर दूँ कि 2 किस्म की तलाक़ों के बारे में। फ़र्स्ट वन इज़ फ़सख़। ये होता है कि अगर कोई बंदा नॉन मुस्लिम हो जाए तो तलाक़ हो जाती है। कोई बंदा अपना इस्लाम से कन्वर्ट हो गया तो उसकी तलाक़ हो जाएगी औरत को, ये तलाक़ फ़सख़ कहते हैं। और सेकंड वन लियान। अब ये लियान में ये होता है कि कोई बंदा अगर अपनी बीवी पे कोई बहतान लगाए ज़नाकारी का, और वो अल्लाह की कसम खा दे कि जी मैं अल्लाह की कसम खा कहता हूँ कि ये इसने किया, और दूसरी तरफ से अगर वो ख़ातून भी ये अल्लाह की कसम खा दे,
तो इस सूरत में तलाक हो जाती है, मामला अल्लाह के पास चला जाता है। सो ये दो मैंने कहा यहीं पे ऐड कर दूं। नेक्स्ट वन कि किन सूरतों में एक औरत एक बंदे को तलाक दे सकती है। अब यहाँ पे हमारे अगर निकाह फॉर्म भी देखें तो उसमें भी लिखा होता है कि अगर बीवी को राइट दिया जाता है, उसके में लिखा जाता है कि अगर वो तलाक देना चाहे तो दे सकती है। सो ये वो राइट है जो कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है शादी के वक्त कि आप भी तलाक दे सकोगी। इसको तलाक़ तफवीज़ कहते हैं। सो अगर राइट दिया गया और तो उस राइट को यूज़ करते हुए अगर औरत चाहे तो वो तलाक दे सकती है, तलाक हो जाती है। नेक्स्ट वन इज़ म्यूचुअल कंसेंट के साथ भी तलाक हो सकती है। म्यूचुअल कंसेंट मींस दोनों की बाहमी रज़ामंदी से शर्त शराइत तय के मिल बैठ के अच्छी तरीके से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमने साथ नहीं रहना, तो ये म्यूचुअल कंसेंट के साथ भी तलाक हो जाती है। अब इसमें ये होता है कि जो ऑफ़र दोनों की तरफ से दी जा सकती है। ये म्यूचुअल कंसेंट में औरत भी कह सकती है, ऑफ़र करती है कि जी मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। दूसरी तरफ से अगर हस्बैंड चाहे तो वो भी कर सकता है। सो म्यूचुअल कंसेंट में ऑफ़र दोनों की तरफ से हो सकती है। ये तीसरी एक किस्म थी तलाक होने की। और द लास्ट वन जुडिशल डिवोर्स। अब अदालत के थ्रू फॉर इंस्टेंस अगर औरत बंदा कोई ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, म्यूचुअल कंसेंट के साथ डिवोर्स हो रही है, ना खावंद उसको डिवोर्स दे रहा है, बट इफ़ द वुमन इज़ नॉट वेरी हैप्पी, सो वो क्या करेगी, वो कोर्ट के से रुजू करेगी और वहाँ पे वो ग्राउंड्स मेंशन करेगी जिनकी वजह से उसको वो डिवोर्स लेना चाहती है, उसको मेंटेनेंस नहीं देता या मारता पीटता या वट एवर, जो भी उसके पास ग्राउंड्स हैं जो कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 में मेंशन है उसमें फॉल करते हैं। तो वो औरत का राइट है, वो कोर्ट के पास जाके कहती है जी कि मुझे इससे आज़ादी दिलवाई जाए, मुझे तलाक दिलवाई जाए। तो कोर्ट जो वहाँ पर डिक्री पास करती है वो जुडिशल डिवोर्स होती है, वो एक डिवोर्स ही गिनी जाती है। सो इन तरीक़ों से तलाक हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इद्दत। अब इद्दत में दो सिचुएशंस आ सकती हैं। अगर तो हस्बैंड की डेथ हो गई है खुदा न खास्ता, तो औरत ने 4 माह 10 दिन की फ़िक्स पीरियड है वो गुजारना होता है इद्दत के तौर पे। ये तो हो गया अगर डेथ हो गया। लेकिन अगर डेथ नहीं हुई, डिवोर्स हुई है, तो उस सिचुएशंस में देखें मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि अगर तो समटाइम्स ऐसे होता है निकाह हो जाता है बट रुखसती नहीं होती, उस सूरत में कोई इज़्दवाजी ताल्लुक़ तो होता नहीं हस्बैंड एंड वाइफ के दौरान। तो इस सूरत में कोई इद्दत का पीरियड नहीं है क्योंकि शादी की कंजमेशन ही नहीं हुई। बेसिक पर्पस इद्दत का तो ये होता है कि चेक ये करना है कि वेदर द वुमन इज़ प्रेग्नेंट और नॉट। सो इसके लिए अगर शादी की कंजमेशन ही नहीं हुई तो फिर कोई मकसद नहीं रह जाता। तो सो यहाँ पे कोई इद्दत का पीरियड नहीं है। बट अगर रुखसती हो चुकी है, इज़्दवाजी ताल्लुकात थे हस्बैंड एंड वाइफ में, तो उस सूरत में हमने चेक तो ये करना है कि वेदर द वुमन इज़ प्रेग्नेंट और नॉट। अगर तो औरत ने अपने 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड्स गुजारे और वो प्रेग्नेंट नहीं है तो उसके बाद इद्दत ख़त्म हो जाती है। बट आफ्टर 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड्स इफ़ शी डिक्लेयर्स दैट शी इज़ प्रेग्नेंट, तो बच्चे की बर्थ तक इद्दत का पीरियड होता है। ये था बेसिक इद्दत का कंसेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज़ गार्डियनशिप, हज़ानत। फॉर इंस्टेंस अगर हस्बैंड एंड वाइफ में सेपरेशन हो गई है, डिवोर्स हो गई है, तो बच्चे किसके पास रहेंगे? ये हमारा एक बड़ा कॉमन टॉपिक है। अब इसमें जो मेन पर्पज़ है वो कोर्ट्स भी यही देखती हैं, वो यही होता है कि वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड किसके साथ है, कि बच्चा किसके पास रहे तो वो ज़्यादा उसकी परवरिश अच्छी हो सकती है। बट यहाँ पे माँ नेचुरल गार्डियन होती है, उसी के पास होता है। और जो फीमेल चाइल्ड होता है वो शादी तक माँ के पास रहती है और जो मेल चाइल्ड है वो 7 साल तक के लिए अपनी माँ के पास रह सकता है। उसके बाद जो हज़ानत उसकी कस्टडी है वो वालिद के पास, फादर के पास जा सकती है। बट कोर्ट्स यही देखती हैं कि वेलफेयर ऑफ चाइल्ड किसके पास है। यहाँ पर लिखा तो हुआ है कि 7 साल तक और वो शादी तक माँ के पास रहेंगे। और कई समटाइम्स लोग सीधे कोर्ट्स में चले जाते हैं जी कि अब बच्चा 7 साल का हो गया, अब हमें कस्टडी मिल जाएगी। ऐसे भी नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं कोर्ट ने देखने होते हैं और मैंने मेन उनकी कंसिड्रेशन, प्राइम कंसिड्रेशन वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड ही होती है, उसी के मुताबिक डिसाइड किया जाता है। बहरहाल इस्लाम में यही है कि 7 साल तक मेल माँ के पास रहेगा चाइल्ड
और बच्ची जो है वो फीमेल चाइल्ड है वो 7 साल तक, ओ सॉरी, शादी तक माँ के पास रहेंगे। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट इज़ मेंटेनेंस, के ख़र्चा। अब ये जो मेंटेन करना होता है ना किसी भी खातून को और बच्चों को, ये हस्बैंड की ज़िम्मेदारी है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस्लाम ने कह दिया है। अब यहाँ पे जो मेंटेन करना है उसमें जो आ जाता है वो बेसिकली फूड, शेल्टर और क्लोथिंग आते हैं, यही उसने प्रोवाइड करना है। अब यहाँ पे इसमें इसका मतलब लग्जरीज़ नहीं है। अब ये नहीं हो सकता कि कोई खातून जाके कोर्ट में ये केस कर दे जी कि ये मुझे रोज़ मैकडॉनल्ड्स में खाना नहीं खिलाता। ये नहीं, बेसिक नेसेसिटीज़ वो आपको खाना तो दे रहा है, वो आपको कपड़े तो पहनने के लिए दे रहा है। आप ये केस कर दो जी कि ये मुझे इस ब्रांड के कपड़े नहीं लेके दे रहा, ये मेंटेनेंस में नहीं आएंगे। बेसिक नेसेसिटीज़ उसने पूरी करनी है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने बीवी की भी और बच्चों की भी। अगर वो बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी नहीं कर रहा, हाँ तो ये एक ग्राउंड ज़रूर है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की। अगर उस डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 देखें तो उसमें ये ग्राउंड ज़रूर है कि अगर कोई मेंटेन अपनी खातून वाइफ को नहीं कर रहा तो वो कोर्ट में इस ग्राउंड पे डिवोर्स क्लेम कर सकती है। सेकंड थिंग कि अगर ये तो शादी के दौरान था, अगर शादी ख़त्म हो जाए, खुदा ना खास्ता डिवोर्स हो जाए या खामद फौत हो जाए, तो अगर पहली बात अगर खामद फौत हो जाए तो उसका जो उसका तरका होता है, उसकी स्टेट होती है, उसमें से इद्दत के दौरान उस खातून को मेंटेनेंस उसकी दी जाएगी। बट अगर डिवोर्स हो गई तो उसमें इद्दत के दौरान ख़र्चा देना है। अगर तो वो प्रेग्नेंट है तो खातून इद्दत के दौरान अगर ये पता लग गया कि वो प्रेग्नेंट है तो बच्चे की पैदाइश तक की मेंटेनेंस उस खामद ने पे करनी है। और अगर खातून प्रेग्नेंट नहीं थी और डिवोर्स होगी तो सिर्फ इद्दत के दौरान तक का उसने 3 माह का ही उस खातून को ख़र्चा देना है। लेकिन अगर वो प्रेग्नेंट होगी तो बच्चे की पैदाइश तक का उसने ख़र्चा देना है। और बच्चों की हद तक जो मेल चाइल्ड होता है वो जब तक 18 साल तक का नहीं होता तब तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फादर की कि वो उसको मेंटेन करे। और अगर लड़की है तो उसकी शादी तक की ज़िम्मेदारी बाप पे होती है कि उसने उनको मेंटेन करना है। नाउ वी कम टू अवर सेकंड पार्ट ऑफ इस्लामिक पर्सनल लॉ, जो कि रिलेटेड है किसी भी मुसलमान की प्रॉपर्टी से, वो कैसे कैसे उसकी डिस्पोजल की जा सकती है, कौन से उसके मोड्स हैं। सो फर्स्ट वन, हिब्बा। हिब्बा जिसको हम गिफ्ट भी कहते हैं, एक हिब्बा प्रोवाइड किया गया ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, बट वो डिफरेंट है, वो नॉन मुस्लिम्स के लिए भी है। बट ये इस्लामिक हिब्बा जो है ये मुस्लिम पर्सनल लॉ में, इसमें हिब्बा की 3 काइंड्स बताई गई हैं। एक तो प्योर हिब्बा होता है विदाउट कंसिडरेशन, हिब्बा बा इवज़, यानी इसमें एक बंदा दूसरे को ऑफ़र करता है कि जी मैं आपको ये देना चाहता हूँ, दूसरा एक्सेप्ट करता है, इसमें कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होती। इस तरीके से वो अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर सकता है, हिब्बा कर सकता है। सेकंड किस्म इसकी काइंड है हिब्बा बिल इव्स, यानी अब ये तो काइंड ऑफ सेल ही है कि आप किसी को गिफ्ट कर रहे हो कि आप मुझे ये दोगे, इसके बदले में मैं आपको ये चीज़ गिफ्ट करूँगा। सो इट्स अ काइंड ऑफ सेल, बट ये इस्लाम में है, हिब्बा बिल इव्स इसको कहते हैं। एंड द थर्ड काइंड इज़ हिब्बा बशर्तुल इव्स। अब इसमें ये होता है कि किसी किस्म की कंडीशन रख दी जाती है कि अगर आप इसको पूरा करोगे तो मैं ये अपनी प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट करूँगा। सो इट्स काइंड ऑफ कंटिंजेंट, यानी शर्त होती है, कंडीशन रख दी जाती है। ये 3 काइंड्स हैं हिब्बा की इस्लाम में। नेक्स्ट वन इज़ विल। अब विल क्या होती है? वसीयत होती है। कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद में से 1/3, पूरी टोटल जायदाद नहीं, 1/3 जो है हिस्सा वो किसी भी बंदे को दे सकता है कि मेरे मरने के बाद ये इसको दे देना, लेकिन वो 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। नाउ द थर्ड टॉपिक इज़ वक्फ़। वक्फ़ क्या होता है कि अल्लाह की राह पे अपनी प्रॉपर्टी को दे देना। इस तरीके से भी कोई मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकता है। अब इसकी आगे 2 काइंड्स हैं। नंबर 1 वक्फ़ फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में दे देना। अब इसमें वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी लाइफ में ही कह देता है कि मैं अल्लाह के नाम पे वक्फ़ कर रहा हूँ, और ये अगर एक दफ़ा कर दिया तो ये रिवोकेबल नहीं है, ये इंसान और अल्लाह के बीच का मामला है। सो ये वक्फ़ी सबीलिल्लाह होता है। दूसरा वक्फ़ अलल औलाद,
इसमें जो प्रॉपर्टी कोई भी मुसलमान अपनी वक्फ़ करता है अल्लाह के लिए, उसमें से कुछ सर्टन शेयर जो है प्रॉफिट का वो उसकी औलाद को मिलता है। अब उसकी औलाद उस प्रॉपर्टी को कभी बेच नहीं सकेगी, लेकिन वो जो शेयर फ़िक्स कर दिया गया है वो लेने की वो हकदार होंगी और वो उसको मिलता रहेगा। द लास्ट टॉपिक विरासत। अब जो विरासत है ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है। अब इसमें ये होता है कि अगर बंदे ने मरने वाला है, सबसे पहले तो उसकी कफ़न दफन का खर्चा निकाला जाता है। फिर अगर उस पे कोई डेट्स वगैरह हो, कोई लोन कर्ज़ा वगैरह हो, वो दिया जाता है उसके तरके में से। फिर अगर उसने कोई वसीयत की हो तो उसको पूरा किया जाता है। उसके बाद जो बचता है वो फिर डिवाइड होता है उसके लीगल एयर्स में। अब लीगल एयर्स भी आगे 3 काइंड्स के हैं। एक शेयरर है नंबर 1, ये 12 किस्म के लोग होते हैं जिनका हिस्सा फिक्स है। फॉर इंस्टेंस फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, फिर सिस्टर हो गए। तो ये 12 हैं जिनका शेयर फिक्स है जो कि मिलना ही मिलना है। उसके बाद आते हैं रेजिड्यूरी, और द लास्ट वन इज़, तो शेयर फिक्स्ड के बाद जो बचता है वो जाता है रेजिड्यूरीज़ में, और रेजिड्यूरीज़ के बाद अगर कुछ बच जाए तो फिर वो जाता है डिस्टेंट किंडर्स में, यानी दूर के जो रिश्तेदार होते हैं फिर वो उनकी तरफ चला जाता है। अब यहाँ पे एक बात और ऐड कर दूँ कि ये विरासत का जो इस्लामी तरीका है, इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि करीब के रिश्ते दूर के रिश्तों को एक्सक्लूड कर देते हैं। जो करीब वाले रिश्तेदार होते हैं उनको हिस्सा पहले मिलता है, दूर वालों को बाद में मिलता है। तो ये था इस्लामिक पर्सनल लॉ का एक ब्रीफ सा ओवरव्यू। आई होप दिस विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड द इस्लामिक पर्सनल लॉ। थैंक यू वेरी मच जी। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।